हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, ऑडियंस एंड गाइड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज ये टॉपिक 11th क्लास के लिए है। चैप्टर 3 रहेगा डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस। लिखा स्टूडेंट्स ने ए आर विलियम्स ने इसको लिखा है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैप्टर पर और इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से समझना चाहते हो, अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप इस पर बनाना चाहते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंडिंग वॉच कीजिएगा। इंटेंसली, कॉन्शियसली एंड वॉचफुली फोकस कीजिएगा इस पर, ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप इस पर बन जाए। और स्टूडेंट्स, समझ आने के बाद प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, टाइम को वेस्ट ना करते हुए प्लीज़ कम टू द पॉइंट पर आते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर 3 पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसमें जो एक्सप्लेन किया गया है वो हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट है, यानी कि मिस्र का इतिहास इसमें बताया गया है। डिस्कवरिंग यानी कि डिस्कवर करना, खोज करना। टट, ये अगर इसको इंग्लिश आप ट्रांसक्राइब करते हो तो इसको हम बोलते हैं टट, और यदि आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन निकालते हो इसको बोलते हैं टूट। तो हम इसका इंग्लिश ट्रांसक्राइब करेंगे तो इसको हम टट बोलेंगे। तो डिस्कवरिंग टट द सागा। सागा मीन्स होता है स्टूडेंट्स कथा, कहानी, कंटिन्यूस, लगातार। तो ये जो टट है ये भी एक राजा था जो कि बहुत ही कम अवस्था में, यानी कि अपने यंग एज में ही, आप ये मान सकते हो कि अपने बॉयहुड में ही ये राजा बन गया था, बहुत कम एज में। और उसकी जो मम्मी है, मम्मी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ मम्मी एक्चुअली मम्मी नहीं होता, MUMMY, मम्मी यहाँ है डेड बॉडी। यानी किंग टट का जो डेड बॉडी है, जो कॉफिन में रखा गया था उस टाइम, तो उस पर जो है उसको स्कैन करना है, राइट। तो उसकी स्कैनिंग में जो कुछ रिजल्ट आते हैं, इन्वेस्टिगेशन जो की गई है, तो उसके जो रिजल्ट वो दिखाए जाएंगे इसमें, कि वो कितने वर्ष पुरानी हो, यानी कि वो मम्मी है। तो मम्मी का मतलब यहाँ क्या हुआ, डेड बॉडी। तो टाइटल का सिग्निफिकेंस आपको समझ आएगा स्टूडेंट्स। लिखा किसने इसको, AR विलियम्स ने लिखा है। तो देखिएगा, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर, बाकी आपको इस चैप्टर में पता लग जाएगा क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर के हम ब्रीफिंग यहाँ पढ़ने वाले हैं। टट, टटन खामून। देखिएगा, टट का जो पूरा नाम है वो टटन खामून लिखा गया है। और ये जो खामून, अमुन, अमुन यानी कि एक गॉड, जैसे कि हम अपने भगवान को मानते हैं, तो उस समय जो उनको भगवान को मानते थे तो वो अमुन की पूजा करते थे। तो अपने नाम के पीछे अमुन इन्होंने लगा रखा था। वैसे टटन खातेन था, वैसे ये जो इनके पूर्वज थे वो खातेन से ही जाने जाते थे। ओके, कोई अखेनेतन है, कोई अमन होटेप है, तो इसका जो नाम था वो टटन खातेन था, लेकिन ये जो है अमुन की पूजा करता था, तो इसने अपने नाम को बदल दिया। पीछे वाला जो ये हिस्सा था नाम का, यहाँ से काट के इसको बदल दिया, इसने खातेन को हटा दिया और टटन खामून बना लिया था। तो टट कहो या फिर इसको टटन खामून कहो। वोज ए फेरो, ये एक फेरो था, राजा था, ऑफ एंसेंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र का एक बहुत ही कम एज का राजा था। एंसेंट इजिप्शियंस यानी कि जो प्राचीन मिस्र के जो लोग थे, गेव देयर किंग्स द टाइटल ऑफ फेरो, वे अपने राजाओं को जो टाइटल देते, जो उपाधि देते थे, वो फेरो की उपाधि वो देते थे। ओके, टटन खामून लिव्ड फ्रॉम 1370 BC टू 1352 BC, यानी कि इसका जो लाइफ पीरियड माना जाता है, जीवन काल माना जाता है इसका, टट का या टटन खामून जिसको कहते हैं, वो स्टूडेंट्स 1370 बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व का माना जाता है, और 1352 बिफोर क्राइस्ट के इन बिटवीन माना जाता है। हिज टूम, उसकी जो कब्र थी या उसका मकबरा आप कह सकते हो, वो डिस्कवर्ड को खोजा गया था इन 1922 बाय द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर। यानी कि 1922 में आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो पुरातत्व ज्ञाता होते हैं, तो उसका क्या नाम था, हावर्ड कार्टर। ये एक अंग्रेज पुरातत्व ज्ञाता था, हावर्ड कार्टर। इसने 1922 में इस टट का जो मकबरा था उसको खोज लिया था। वैसे अगर एक्चुअल बात की जाए तो 1920 में तो स्टूडेंट्स ये जो टट था इसका टूम को डिस्कवर कर लिया गया था, और 1922 में उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई थी, और जो भी इसमें प्रेसियस थिंग्स थी, स्टोन्स थे, वो सब उन्होंने, ट्रेजर्स जो भी था वो लूट लिया था। और बाद में फिर इस पर होता है कि यानी कि इसको दोबारा फिर से निकाला जाता है। वो जाही हवास जो थे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी, उन्होंने इसको पूरी तरह से स्कैन भी किया था, तो वो बाद में हुआ था। लेकिन स्टार्टिंग में जो ये 1922 की बात होती है, उसमें ये जो अंग्रेज जो पुरातत्व ज्ञाता था हावर्ड कार्टर, उसने निकाला था इसको, बाय द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर। टट वॉज इन नो वे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फेरोज ऑफ इजिप्ट, यानी कि जो टट था स्टूडेंट्स, ये जो मिस्र के जो महान राजा माने जाते थे उनमें इसकी गिनती नहीं थी, यानी इसको इतना महान नहीं माना गया।
बट द डिस्कवरी ऑफ हिज टूम, किंतु उसके मकबरे की डिस्कवरी जो की गई वॉज एन एक्साइटिंग वन, वो काफ़ी रोचक थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। बिकॉज दिस वॉज द ओनली टूम ऑफ ए फेरो, क्योंकि वो एकमात्र ऐसा मकबरा था उस राजा का दैट हैड नॉट ऑलरेडी बीन रॉब्ड ऑफ इट्स ट्रेजर्स, जो कि उसके खजाने के लिए नहीं लूटा गया था। बाकी सभी के मकबरे लूट लिए गए थे, लेकिन ये एक ऐसा बचा हुआ था इसको लूटा नहीं गया था। इन द टूम, मकबरे में वर ए गोल्डन थ्रोन, यानी कि सोने का सिंहासन था। उसमें कि जो उनका रहन सहन था, स्टूडेंट्स जो लाइफ स्टैंडर्ड था, यानी कि जिस प्रकार से लाइफ सर्वाइव करते थे, वो काफ़ी वेल्दी पर्सनस थे, काफ़ी रॉयल थे, वो रहन सहन बहुत अच्छा था उनका। तो उसके मकबरे में क्या क्या मिलता है स्टूडेंट्स, वो देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है। तो वहाँ गोल्डन थ्रोन यानी कि सोने का सिंहासन मिलता है, कैस्केट से यानी कि पेटी मिलती है, बॉक्स मिलते हैं, स्टेचूज यानी काफ़ी सारी तस्वीरें मिलती हैं, मूर्तियाँ मिलती हैं जो कि गोल्ड की ही है, प्रेसियस स्टोन्स यानी कि कीमती पत्थर जिसको आप हीरे मोती बोल सकते हो, एंड फर्नीचर कुछ लकड़ी का सामान मिलता है। इन द बरियल चैम्बर, यानी कि जो कब्रगाह था, जो शवगृह था जहाँ उसको दबाया गया था, वो चैम्बर जो कक्ष था जिसको आप शवगृह बोल सकते हो या फिर कब्रगाह बोल सकते हो। देयर वर 4 गोल्ड श्राइन, श्राइन्स होता है धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, मंदिर बोल सकते हो। तो वहाँ बरियल चैम्बर में 4 जो थे सोने के मंदिर बनाए गए थे, या फिर आप बोल सकते हो कि पूजा स्थल बनाए गए थे। वन इनसाइड अनदर, एक के अंदर दूसरा, यानी कि एक बड़े साइज का पूजा स्थल बना दिया गया। तो वहीं इन्होंने काफ़ी स्पेस था, वहाँ जगह थी काफ़ी, तो उसमें क्या किया था कि 4 जो धार्मिक स्थल बना दिए थे छोटे छोटे, उन एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, इस प्रकार से उन्होंने शिफ्ट कर रखे थे वो, यानी कि पहले का साइज़ बड़ा, उसके बाद इनसाइड किया उसके अंदर सेकंड को, फिर उसके इनसाइड किया थर्ड को, फिर उसके इनसाइड किया फोर्थ, या इस प्रकार से 4 के 4 सीरीज में बना रखे थे। द कॉफिन कंटेंट, यानी कि जो ताबूत था, जो कॉफिन था, कंटेंट द ममीफाइड बॉडी ऑफ द फेरो, उस ताबूत के अंदर जो उसकी बॉडी थी, यानी कि जो उसकी डेड बॉडी रखी गई थी उस राजा की, उसको ममीफाइड किया गया, यानी कि उसके आकार की ही वो बनाई गई थी कॉफिन स्टूडेंट्स, यानी कि जैसा बॉडी का शेप था उसी के हिसाब से ममीफाइड किया गया था, उस मम्मी को बनाया गया था। दीज ट्रेजर्स, यानी कि ये जो खजाने थे, कैन नाउ बी, खजाने बोल सकते हो आप, यानी कि दीज ट्रेजर्स, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि वो बेशकीमती चीज़ है, जो वो सामान मिला था उस कॉफिन के अंदर, कैन नाउ बी सीन इन ए म्यूजियम इन काहिरा। काहिरा ये मिस्र की कैपिटल स्टूडेंट्स। तो आज अगर आपको देखना है वो सारी चीज़ें जो वहाँ मकबरे में मिली थी, तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी म्यूज़ियम, अजायब घर में। मिस्र का जो कैपिटल है काहिरा, उसके म्यूज़ियम में वो चीज़ें रखी हुई हैं, अगर आप उनको देखो तो वहाँ मिलेंगी। टटनखामुन बिकेम फेरो, टटनखामुन जो था वो राजा बना। वैन ही वॉज अबाउट 9 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 9 वर्ष की आयु में ही वो राजा बन गया था। ही प्रॉब्ली बिकेम रूलर, वो शायद राजा बना एज ए चाइल्ड, जब वो बच्चा था, यानी कि 9 ईयर्स ओल्ड था, तो बचपन में ही अपनी बाल्यावस्था में राजा बन गया। ऐसा क्यों हुआ? ही हैड मैरिड द डॉटर ऑफ ए फेरो, उसने एक फेरो, एक राजा की, यानी कि क्या लिखा हुआ यहाँ पर कि ही हैड मैरिड, उसने शादी की थी द डॉटर, पुत्री से, ऑफ ए फेरो, एक राजा की पुत्री से शादी कर ली थी, नेम्ड अखेनेतन, जिस राजा का नाम अखेनेतन था उसकी डॉटर से उसने शादी कर ली थी। तो ये वहाँ कोई रिवाज होगा, कोई कस्टम राइट होगा उनका कि जो भी राजा की लड़की से विवाह कर ले किसी भी तरीके से, तो उसको राजा बना दिया जाता था। अखेनेतन हैड मेड एवरीवन वर्शिप, यानी कि अखेनेतन जो राजा था उसने मेड, यहाँ फोर्स के लिए यूज होता है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव वर्ब, यानी कि फोर्स समवन टू डू समथिंग, तो उसने फोर्स किया था हर एक को पूजा करने के लिए। द सन गॉड आतेन, देखिएगा अगर इसकी हम हिंदी ट्रांसलेशन की बात करें तो उसको आतेन बोलेंगे, यदि हम इंग्लिश टू इंग्लिश इसको ट्रांसक्राइब करते हैं स्टूडेंट्स तो फिर ये एटन होता है। तो एज यू भी जो आपको सही लगे आप बोल सकते हो। द सन गॉड आतेन, तो जो सूर्य देव आतेन था उसकी पूजा के लिए लोगों को उसने विवश कर दिया था, यानी कि उसमें के 2 ही देवता माने जाते हैं जो मेजर गॉड थे स्टूडेंट्स, यानी कि एक आमुन जो था, जिसको आप अमुन भी बोल सकते हो, और सेकंड जो था वो आतेन या एटन आप बोल सकते हो। सन गॉड एटन, और अमुन उनका देवता था। जो ये राजा टट था इसने फॉलो किया था अमुन को, और जो इसके वंशज थे, जो इसके 4 फादर्स थे, उन्होंने फॉलो किया था एटन को, द सन गॉड एटन को। तो ही हैड सेट अप हिज न्यू कैपिटल एट अमारना, अमारना जो थी उसकी राजधानी उसने बना ली थी। किसने बनाई थी स्टूडेंट्स? ये अखेनेतन ने, जिसकी लड़की से उसने शादी की थी, टट ने, उसने शादी कर ली थी। तो उस राजा की राजधानी कौन सी थी? अमारना। वैन टटनखामुन बिकेम द फेरो, यानी कि जब टटनखामुन राजा बना, ही ब्रॉट बैक द ओल्ड रिलीजन एंड मूव द कैपिटल बैक टू थीव्स, तो ही ब्रॉट बैक, वो वापस लाया। द ओल्ड रिलीजन क्या है? धार्मिक जो चीज़ें थी, जो धार्मिक रिवाजें थी, जो उनकी जो धर्म परिवर्तन जो उसने किया था उनके पूर्वजों ने, तो उसको वापस लिया। वो सारी रीति रिवाजें दोबारा उसने स्टार्ट कर दी थी, उनको फॉलो करना शुरू कर दिया।
एंड मूव द कैपिटल बैक टू थीब्स, और वापस जो उनकी धार्मिक राजधानी थीब्स मानी जाती थी उसको वापस उसने राजधानी बना लिया। इससे पहले जो राजा था वो अखेनेतन, उसने राजधानी कौन सी बनाई थी? अमारना। लेकिन ये जब राजा बना, उसकी लड़की से शादी करने के बाद 9 ईयर्स ओल्ड जब ये था, तो इसने वो धार्मिक जो रीति रिवाज थे सबको फॉलो किया, यानी कि वापस उनको ले आया, रिवाइवल किया उनका। और इसने कैपिटल कौन सी बनाई? थीब्स। ओके, ही डाइड इन 1352 BC, यानी कि 1352 बिफोर क्राइस्ट जो है इसकी मौत हो गई थी। हैविंग रूल्ड फॉर अबाउट 8 ईयर्स, माना जाता है कि इसने लगभग 8 वर्ष शासन किया। 9 ईयर्स ये ओल्ड था, 8 ईयर्स तक इसने रूल्ड किया, तो इट मीन्स ये 17-18 ईयर्स ओल्ड था उस टाइम पर जब इसकी डेथ हुई। इट इज़ इवन थॉट दैट ही कुड हैव बीन मर्डर्ड, यानी कि ऐसा माना जाता है कि उसका मर्डर किया गया था। यानी कि स्टूडेंट्स उसकी जो डेथ है ना, डेथ के बारे में कोई फाइनल नहीं कहा जाता कि वो एक नेचुरल डेथ थी या फिर वो एक प्रकार से मर्डर किया गया था, तो इसमें काफ़ी सस्पेंस है। तो इसकी डेथ को एक अनएक्सपेक्टेडली डेथ माना जाता है, एक मिस्टीरियस डेथ इसको माना जाता है। अभी देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए स्टोरी रहेगी, इसको इंटेंशनली, वॉचफुली और कॉन्स्टेंटली फोकस करना है, आपको समझना है पूरी तरह से। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा इस पूरी स्टोरी में से मैंने जो मेन इंपॉर्टेंट टाइटल थे, जिनके टाइटल में जो इंपॉर्टेंट लाइनें आती हैं वो सब यहाँ फाइंड आउट किया ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सको। तो ये पूरा चैप्टर मैंने यहाँ कवर कर रखा है एक प्रकार से इंपॉर्टेंट लाइन्स के साथ। हिस्ट्री ऑफ टट, यानी कि टट का इतिहास क्या था इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अमनहॉटेप तृतीय ए पावरफुल फेरो, यानी कि ये जो अमनहॉटेप जो तृतीय था स्टूडेंट्स, थर्ड था, ये बहुत ही शक्तिशाली राजा था। फादर और ग्रैंडफादर, यानी कि यहाँ भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, कोई फाइनल एक सिंगल ओपिनियन नहीं माना जाता कि वो अमनहॉटेप जो था, वो राजा जो ये किंग जो टट था, टटन जो खामून था, इसका फादर था या ग्रैंडफादर था। इसमें भी काफ़ी सस्पेंस है, यानी कि डिफरेंट इंडिविजुअल उनके ओपिनियन है। तो आप फादर मान सकते हो, ग्रैंडफादर कोई कंफर्म नहीं माना जाता। रूल्ड फॉर 4 डेकेड्स, और उसने 4 दशकों तक शासन किया था, यानी कि 40 ईयर्स तक इसने शासन किया था। किसने स्टूडेंट्स? अमनहॉटेप ने। ओके, एट क्लाइमेक्स ऑफ 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज, और इसको चरम सीमा पर माना जाता है, यानी कि 18वें वंश का जो एक सुनहरा युग था उसकी चरम सीमा पर इसको माना गया है। ओके, तो बहुत ही इसका पावरफुल ये फेरो माना गया उस टाइम का। तो सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, स्ट्रेंजेस्ट पीरियड ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि जो प्राचीन इतिहास था मिस्र का, वो काफ़ी एक प्रकार से उस समय के दौरान माना गया, काफ़ी स्ट्रेंजेस्ट पीरियड था वो। तो सक्सेसर अमनहॉटेप चतुर्थ, अब ये उत्तराधिकारी है अमनहॉटेप तृतीय का। तो वर्शिप ऑफ आतेन द सन डिस्क, और इसने पूजा स्टार्ट की, यानी कि अपनी परंपराओं को फॉलो किया। द सन गॉड आतेन की पूजा करता था। नेम चेंज टू अखेनेतन, और इसने अपना नाम अमनहॉटेप चतुर्थ से बदलकर अखेनेतन रख दिया था स्टूडेंट्स। कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम थीब्स टू अखेतेतन, और इसने अपनी राजधानी थीब्स जो थी वो नहीं मानी, इसने अपनी राजधानी अलग से बनाया, एक नया शहर बसाया अखेतेतन जिसको बोला जाता है। अटैक्ड गॉड अमून, और इसने जो गॉड अमून यानी कि देवता जो अमून माना जाता था उस पर अटैक किया, यानी कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया उस देवता को, और आतेन की पूजा करता रहा, उस पर अटैक किया। शैटर्ड हिज इमेज, और उसकी तस्वीरों को, जो मूर्तियां जो थी उसके मंदिरों में, वो सब बिखेर दी गई, तोड़ दी गई। एंड क्लोज द टेम्पल्स, और मंदिरों को बंद कर दिया गया, तोड़ दिया गया। हॉरिबल टाइम, काफ़ी हॉरिबल टाइम ये माना गया उस समय का। तो यहाँ 2 पॉइंट्स में हमने पढ़ा है, जो इनके सक्सेसर थे, जो अमनहॉटेप का जो सक्सेसर था ये अमनहॉटेप चतुर्थ थे, इन्होंने अपना नाम चेंज किया और अपनी राजधानी जो थी थीब्स इन्होंने कभी स्वीकार नहीं की, अखेतेतन अलग से राजधानी बनाई, और उन्हें गॉड अमून पर अटैक करवाया, उनके मंदिर वगैरह सब तोड़ दिए, इमेजेस वगैरह तोड़ दी, काफ़ी हॉरिबल टाइम माना गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। यंग टटन खातेन टुक थ्रोन, यानी कि जो युवा बाल्यावस्था में ही जो इसको सिंहासन मिल गया था, टटन खातेन। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो टटन खामून यानी कि टट का पूरा नाम टटन खातेन था, टटन खातेन ने अपना नाम चेंज कर लिया, टटन खामून कर लिया, क्योंकि ये आतेन जो द सन गॉड आतेन था उसकी पूजा नहीं करता था, ये अमून की पूजा करता था। तो बालक राज जो था ये टटन खातेन, तो इसको सिंहासन कैसे मिला, देखते हैं इसके बारे में। सक्सेसर समेन खकरे, शॉर्ट पीरियड, यानी कि अब जो अखेनेतन था स्टूडेंट्स, अब उसका जो सक्सेसर था उत्तराधिकारी वो कौन था? समेन खकरे, जिसका टाइम पीरियड बहुत कम था, बगैर कोई चीने छोड़े वैसे ही वो लाइफ से चला गया था, यानी कि उसका कोई खास उसने काम नहीं किया था उस टाइम पर। किंग टट सेट ऑन थ्रोन, और किंग टट उसमें सिंहासन पर बैठा। चेंज्ड नेम टू टटन खामून, और उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था स्टूडेंट्स, जैसे मैंने पहले बताया, टट से टटन खातेन था और टटन खातेन से टटन खामून अपना नाम उन्होंने बदल लिया था। मीनिंग द लिविंग इमेज ऑफ द
गॉड अमून। और इस नाम का मीनिंग क्या स्टूडेंट्स वो देखिए, इस नाम का मीनिंग है लिविंग इमेज ऑफ द गॉड अमून, यानी कि जो देवता अमून था वो एक उसकी जीती जागती तस्वीर इस नाम का मीनिंग बनता था। स्टार्टेड द रिवाइवल ऑफ ओल्ड वेज, और उसने शुरू किया रिवाइवल करना, पुनर्जीवित करना ओल्ड वेज, पुराने तौर तरीके अपनाना उसने स्टार्ट कर दिया था। यानी कि वही जो स्टार्टिंग से उनके फोर फादर्स जिनकी पूजा करते आ रहे थे, वर्शिपिंग करते आ रहे थे, यानी कि गॉड अमून की पूजा करवानी स्टार्ट करवा दी। और वो जितने भी ओल्ड रिलीजन जो भी उनकी कस्टम थे, जो राइट्स थे, वो सभी चीज़ों उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, जो भी ट्रेडिशन थे उनके सबको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। और अपनी जो कैपिटल थी उसकी जो थीव्स, उसको दोबारा से उन्होंने कैपिटल के रूप में स्वीकार कर लिया था। रूल्ड फॉर 9 ईयर्स, और 9 साल तक उसने शासन किया। डाइड अनएक्सपेक्टेडली, या फिर मिस्टीरियस डेथ, यानी कि उसकी जो मृत्यु हुई वो उसके बारे में श्योर नहीं कहा जा सकता कि मर्डर किया गया था या फिर नेचुरल डेथ थी, तो वो काफ़ी मिस्टीरियस डेथ मानी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, वेदर, अभी वो पॉइंट कंप्लीट हो गया, उस पॉइंट में इतना ही था स्टूडेंट्स। ओके, बाकी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी। उसने सिंहासन संभाल लिया और 8 ईयर्स तक उसने शासन किया वहाँ पर। उसने राजधानी थीब्स अपनी अडॉप्ट कर ली, वहाँ उसको बना लिया, उसको स्वीकार कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था उस जगह को। और उसके बाद फिर उन्होंने अपना नाम चेंज किया था, जैसे मैंने बताया आपको, और काफ़ी सारे जो चेंजमेंट हुए थे वो उसी के टाइम पर हुए थे। तो वेदर, मौसम के बारे में बताते हैं कि स्टोरी के अंदर वेदर का काफ़ी इंपॉर्टेंट जो ये पॉइंट बनता है। स्ट्रॉन्ग विंड, काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी स्टूडेंट्स जब राजा टट की मम्मी को बाहर निकाला जाता है, उसके मकबरे को ढूंढा गया था। गोस्टली डस्ट डेवल्स, डस्ट यानी कि धूल मिट्टी, यानी कि आप ये मान सकते हो कि डेजर्ट, वहाँ का रेगिस्तान है तो काफ़ी धूल मिट्टी है। और ये GH में H साइलेंट है स्टूडेंट्स, गोस्टली, तो ये सिम्बोलाइज किया गया है, यानी कि धूल को एक गोस्ट के रूप में दिखाया गया है, एक राक्षस का रूप उसको दिया गया है। किंग टट टेकन फ्रॉम टम, मकबरे से राजा टट को बाहर निकाला जाता है। एंसेंट इजिप्ट सेमेट्री, प्राचीन मिस्र का जो कब्रिस्तान था जिसको वैली ऑफ द किंग्स, राजाओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, जनवरी 5, 2005, यानी कि 5 जनवरी 2005 को एट 6 PM 6 बजे वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी, संसार के सबसे प्रसिद्ध मम्मी, फ्लोन इनटू ए सीटी स्कैनर, का सीटी स्कैन किया गया टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ डेथ, यानी कि उसके मौत के रहस्य को सॉल्व करने के लिए। डाइड मोर देन 3300 ईयर्स, यानी कि जो 3300 सालों से भी ज़्यादा पहले मर गया था, यानी जिसकी मौत 3300 वर्ष पहले हो गई थी। तो उसकी मौत का जो रहस्य था, जो मिस्टीरियस डेथ थी, उसको एक्सपोज करने के लिए कि क्या उसकी नेचुरल डेथ थी या फिर उसका मर्डर किया गया था, इस चीज़ को एक्सपोज करने के लिए उसको उसका सीटी स्कैन किया गया। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, लाइन ऑफ टूरिस्ट, और उस समय पर काफ़ी टूरिस्ट वहाँ पर थे। क्यू ऑफ टूरिस्ट, यानी कि टूरिस्टों की लाइन बनी हुई थी। पेड रिस्पेक्ट्स टू टट, यानी कि वो जो राजा टट था जिसकी मम्मी को निकाला गया था वहाँ से, उसकी डेड बॉडी निकाली गई थी मकबरे में से वहाँ से, तो स्टूडेंट्स उसकी डेड बॉडी को या उसके मकबरे को रिस्पेक्ट पे करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए उसको काफ़ी सारी संख्या में वहाँ जो टूरिस्ट थे वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। वॉच्ड पेंटिंग ऑन वॉल, और वो देख रहे थे पेंटिंग ऑन द वॉल, दीवारों पर जो चित्र बनाए गए थे, दीवार भीति जो बनाई गई थी, तो उनको वो देख रहे थे। लुक्ड एट टट्स गिल्डेड फेस, और जिन्होंने देखा टूट का जो काफ़ी चमचमाता हुआ जो चेहरा था, इस पर सोने का पानी चढ़ाया गया था, यानी कि सोने का उस पर कवर लगाया गया था, तो उसके फेस को वो देख रहे थे। और रीड गाइड बुक्स, और वहाँ निर्देशिका जो पुस्तकें थी उनको वो पढ़ रहे थे। वंडर्ड अबाउट द फेरोज कर्स, यानी कि बड़ी हैरानी होती है उनको, और ये माना जाता था फेरोज कर्स, यानी कि जो राजा था उस पर श्राप था कि जो भी उसके कॉफिन को निकालेगा तो उसका, यानी कि या तो उसकी डेथ हो जाएगी, उसके साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला था। थॉट अबाउट द अनटाइमली डेथ, यानी कि माना गया था कि उसकी मृत्यु जो थी अनटाइमली डेथ थी, और अनटाइमली डेथ होने के कारण, यानी समय से पहले होने के कारण, अकाल मृत्यु होने के कारण, ये एक श्राप था, एक कर्ज था कि जो भी उसके मकबरे को ढूंढेगा या उसके कॉफिन को बाहर निकालेगा, उसको डिस्टर्ब करेगा, तो उसकी या तो अनटाइमली डेथ हो जाएगी या फिर उसके साथ कुछ बुरा होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टिगेशन इन 1920, 1920 में इन्वेस्टिगेशन किया गया। हार्वर्ड कार्टर, ए ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, हार्वर्ड कार्टर जो एक ब्रिटिश पुरातत्व ज्ञाता था, उसने इन्वेस्टिगेशन किया था। फाउंड एवरीडे थिंग्स इन द ग्रेव, और उसने उस कवर में काफ़ी सारी चीज़ें मिली थी, वो चीज़ें यहाँ मेंशन की गई स्टूडेंट्स उनको मिली थी। बोर्ड गेम्स मिले, ब्रॉन्ज रेजर मिला, यानी कि एक मेटल जो इसको कांशी बोला जाता है उसका रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स मिले, केसेस ऑफ फूड, भोजन के डिब्बे मिले, शराब के डिब्बे मिले। और एक विशेष बात ये थी स्टूडेंट्स कि वो जो इजिप्शियंस थे वो आफ्टर लाइफ, जीवन के बाद का जो टाइमिंग होता है, यानी कि मरने के बाद भी वो विश्वास करते थे कि जीवन होता है। तो ऐसी उनकी थिंकिंग थी, ऐसा उनका मानना था, ऐसा उनका सोचना था, ऐसा वो बिलीव करते थे कि मृत्यु के बाद का भी जीवन होता है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बरियल इन मार्च अप्रैल, 3 लेयर कॉफिन, यानी कि वो जो कॉफिन था स्टूडेंट्स वो 3 लेयर में बटा हुआ था। कॉप्स डेकोरेटेड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स, और जो वो डेड बॉडी थी स्टूडेंट्स, जो वो साउथ उसका रखा हुआ डेथ था, जो उसकी मम्मी थी, डेकोरेटेड उसको सजाया गया था विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स, यानी कि जैतून के पत्तों और विलो के पत्तों की जो मालाएं बनाई गई थी उनसे उसको डेकोरेट किया गया था।
वाइल्ड सेलरी यानी कि जंगली अजवाइन उस पर रखी गई थी। लोटस पेटल्स यानी कि जो कमल की पंखुड़ियाँ थी वो, एंड कॉर्न फ्लावर्स जो मकई के फूल थे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर रखी गई थी और जिनसे ये आइडिया लगाया जा सकता है स्टूडेंट्स की ये जो चीज़ें थी ये मार्च या अप्रैल के महीने में ही होती हैं। तो मार्च या अप्रैल में उसको दफनाया गया था, उसको दबाया गया था। तो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट, सन टू लूजन द रेजन्स। रेजन्स होता है स्टूडेंट्स एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि अनुष्ठान में प्रयोग किया जाने वाला एक पदार्थ होता है जो काफ़ी स्मूथ होता है। तो लूजन का मतलब यहाँ उसको लूज करने के लिए, वो काफ़ी सख्त हो गया था, काफ़ी हार्ड हो गया था, तो उसको लूज करने के लिए धूप में रखा जाता है। रिचुअल रेजेंस, जैसे कि लिखा गया कि रिचुअल का मतलब होता है अनुष्ठान, रेजेंस होता है वो चिकना पदार्थ, अनुष्ठान में प्रयोग किया जाने वाला चिकना पदार्थ। हैड हार्डन काफ़ी सख्त हो गया था। सीमेंटेड टट टू द बॉटम यानी कि जब वो कॉफ़ी निकाला गया तो उसमें जो टट की जो बॉडी थी स्टूडेंट, जो मम्मी थी, वो उसके नीचे जो रेजेंस रखा गया था उसने उस मम्मी को इतना सख्ती से यानी उसके साथ चिपक गया था वो कि उसको अलग करना बड़ा मुश्किल हो गया था। नॉट एबल टू मूव, और उसको बाहर निकालने में वो समर्थ नहीं हो रहे थे। केप्ट इट इन द सन, जिसको धूप में रखा गया। हीटेड मम्मी अप टू 144 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जिसको 144 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर दिया गया ताकि वो जो रेजेंस था वो लूज हो जाए और उस मम्मी को वो वहाँ से छोड़ दे, उसको बाहर निकाला जा सके। कट डाउन विद ए चीजल, और बाद में क्या हुआ कि वो बिल्कुल भी लूज नहीं हुआ, तो कट डाउन विद ए चीजल यानी कि छेनी से उसको अलग अलग टुकड़ों में काट कर बाहर निकाला गया। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट, वेल्दी रॉयल्स यानी कि काफ़ी वो धनी थे, काफ़ी शाही थे, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी वो एक रॉयल जो उनकी फैमिलीज होती काफ़ी अमीर लोग वो माने गए। वेल्दी पीपल ड्यूरिंग टट्स टाइम यानी कि तट के टाइम पर लोग बड़े अमीर थे। बिलीव्ड इन टेकिंग वेल्थ आफ्टर डेथ, और विश्वास था उनका कि मरने के बाद भी वो इस धन का प्रयोग कर सकते थे। ग्लिटरिंग गुड्स काफ़ी चमचमाती हुई चीज़ें, सामान उनको वहाँ पर मिलता है। कॉस्टली नेक बैंड्स, और बहुत ही बेसकीमती कॉलर एंड नेकलेसेस, और काफ़ी उनको मिलते हैं जो गले में पहने जाने वाले जो हार थे वो, एंड ब्रेसलेट्स और कंगन, रिंग्स एंड सैंडल्स, और रिंग मिलती है, सोने की अंगूठियाँ मिलती हैं, एंड सैंडल्स और खड़ाव मिलती हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें उनको वहाँ पर मिली। सेपरेटेड टट फ्रॉम हिज डेकोरेशंस, और जो राजा टट की जो मम्मी थी, जो बॉडी थी, उसको उस डेकोरेशन से अलग किया गया, सेपरेट किया गया। रिमूव्ड हिज हेड एंड एवरी जॉइंट यानी कि वो रेजेंस इतना हार्ड हो गया था कि उसको लूज ही नहीं हो रहा था, उससे वो बाहर निकल नहीं रहा था जो टट का जो मम्मी था, इसीलिए उन्होंने उसको चीजल के साथ रिमूव कर दिया, उसको अलग अलग जॉइंट में, अलग अलग टुकड़ों में, उसको पार्टों में तोड़कर बाहर निकाल दिया। रीअसेंबल द रिमेन्स ऑन सैंड, और दोबारा से उसको जोड़ दिया गया, पुनः उसी जो फॉर्म में उसको लाया गया। ऑन सैंड यानी कि रेत पर उसको दोबारा जोड़ा गया। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट, सिटी स्कैन। स्कैन्ड टट फ्रॉम हेड टू टो यानी कि उसको स्कैन किया गया, सिर से लेकर पैर तक, पंजों तक उसको स्कैन किया गया। मेड 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस, और उसकी 1700 डिजिटल एक्सरे तस्वीरें बनाई गई। होल बॉडी वॉज रिकॉर्ड, पूरी बॉडी को रिकॉर्ड किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, फैंस नॉट वर्किंग यानी कि जब स्कैनिंग चल रही थी स्टूडेंट्स, जो फैंस थे वो फैंस ने काम करना बंद कर दिया था। तो मशीन कुड नॉट स्कैन बिकॉज सैंड एंटर्ड द कूलर फैन, मशीन ने काम करना बंद कर दिया, जो कि बहुत कॉस्टली मशीन थी जो स्कैनिंग करने वाली थी, क्योंकि उसके पंखों में रेत घुस गया था। गार्ड कॉल्ड इट कर्स ऑफ द फेरो, और गार्ड ने मजाक करते हुए कहा कि ये तो राजा का श्राप है कि जो भी इसकी बॉडी को डिस्टर्ब करेगा, जो इसको छेड़ेगा, उसका डेफिनेटली या तो उसकी डेथ हो जाएगी या फिर उसके साथ कुछ बुरा होगा। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट, 3 आवर्स आफ्टर रेस्टेड इन पीस यानी कि 3 घंटे से भी कम समय में उसकी बॉडी का स्कैनिंग सब चीज़ें हो गई थी, और उसके बाद उसको रेस्टेड इन पीस वहीं पर रख दिया गया जहाँ से उसको निकाला गया था, जहाँ वो आराम कर रहा था, रेस्ट कर रहा था बड़ी शांति में। एडिशनल पेयर ऑफ फैंस वर्कड वेल, अब वो जो फैन थे स्टूडेंट्स कूलर के वो ख़राब हो गए थे सैंड एंटर होने की वजह से, तो नए फ़ैन लाए गए। तो नए फ़ैनों ने जो एडिशनल जो पेयर ऑफ फैंस थे, जो अतिरिक्त जो पंखों का जोड़ा था, उसने बड़ा अच्छा काम किया। वेरिफिकेशन डन, पूरी वेरिफिकेशन की गई, पूरी जांच की गई बढ़िया तरीके से। नो मिसिंग डाटा, कोई डाटा मिस नहीं हुआ। टट हैंडेड टू द वर्कमैन, और तकनीकी जो विशेषज्ञ थे स्टूडेंट्स, उन्होंने ये काम कंप्लीट करने के बाद जो टट का जो मम्मी था, बॉडी जो था, उसको वर्कमैन काम करने वाले जो मजदूर थे वहाँ पर जो लेकर आए थे उसको ऊपर मशीन तक जिन्होंने पहुँचाया था उसको, उनको वापस दे दिया कि भाई इसको वापस रख दो। टट रेस्टेड इन पीस, और फिर राजा टट ने उसका जो मकबरे में उसको वहाँ रख दिया गया, उसके कॉफिन में डाल के, और वहाँ उसने फिर आराम किया। टट ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, और उसके बाद उसको कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा जाता है जो उसको स्कैन किया गया है, उसके बारे में पढ़ते हैं। टेक्नीशियंस वेंट बैक टू द व्हीकल, जो तकनीकी विशेषज्ञ स्टूडेंट्स वो वापस व्हीकल से चले गए।
पुल्ड अप इमेज ऑफ टट ऑन कंप्यूटर, यानी कि जो राजा टट की जो वो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो इमेज बनाई गई थी, उनको इमेज को खींचने के लिए उन पर यानी कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो वापस चले जाते हैं। ग्रे हैड टुक शेफ, और कंप्यूटर स्क्रीन पर एक स्लेटी कलर का जो सिर था उसने आकार लेना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट स्पाइनल बोन्स वर क्लियर, और जो रीढ़ की हड्डी थी स्टूडेंट्स वो भी काफ़ी स्पष्ट दिखाई दे रही थी, जिसको नेक्स्ट स्पाइनल आप बोल सकते हो, बैकबोन आप बोल सकते हो। इमेजेस ऑफ हैंड, और जो हाथ की इमेज थी, तस्वीरें थी। रिब केज, जो पसलियों का एक पिंजर था। एंड स्कल, और खोपड़ी का मध्य का जो भाग था वो स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। जाही हवास स्लेप्ट पीसफुली, और अब जाही हवास जो है वो चैन की नींद सोया, उसका काम कंप्लीट हो गया था। कूल एंड प्लीजेंट वेदर, और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया, सुहावना हो गया। उसके बाद स्टार्स कीपिंग एन आई, देखिए स्टार्स कीपिंग एन आई का मतलब क्या स्टूडेंट्स, जो उसकी मम्मी थी उसको कॉफिन में डालकर वापस वहाँ रख दिया गया था उसकी जगह पर, उस मकबरे में। तो स्टूडेंट्स ऐसा माना जाता था जो उसके मकबरे का जो एंट्री गेट था, जो प्रवेश द्वार था, उस पर तारामंडल बनाया गया था, यानी कि ओसिरस। उस समय में, उस ज़माने में लोग जो है ऐसा मानते थे कि आफ्टर लाइफ, यानी कि जीवन के बाद, जो मृत्यु होने के बाद का जो जीवन वो मानते थे, तो उसमें उसको देवता माना जाता था ओसिरस को। ओसिरस जो था आफ्टर लाइफ का देवता माना जाता था, और उसका चित्र जो बनाया गया था उसके राजा टट के जो प्रवेश द्वार पर बनाया गया था, जो उस पर पूरी तरह से निगरानी बनाए हुए था। तो इस लाइन का मीनिंग यही निकलता है, स्टार्स कीपिंग एन आई, यानी कि जो सितारे थे वो उस पर नजर रखे हुए थे। सितारे मतलब जो तारामंडल था, जो ओसिरस था, जो कि आफ्टर लाइफ का उनका देवता था, तो उस पर पूरी तरह से निगरानी बनाए हुए था, नज़र वो बनाए हुए था। तो स्टूडेंट्स ये था आपका चैप्टर डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज, रिटन बाय A.R. विलियम्स। सो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो अपने डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, बाय गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।